नमस्कार दोस्तों, वीडियो टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए हमारे मन में? सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे माइंड में आना चाहिए। फिर बहुत बेहतर होगा कि अगर ये भी रिकॉल कर पाएँ कि ये किस सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। अगर ये दो बातें आपको याद आ जाएं कि किस कानून का सेक्शन है और सेक्शन नंबर कौन सा है, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसका सही जवाब समझेंगे। इस तरह के टेस्ट जो सीरीज के वीडियोस होंगे उसमें मैं सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा कि भाई इसका ये आंसर ठीक है। देखो, अगर सिर्फ ठीक आंसर बताना होगा फिर तो आप कोई भी बुक खरीद लेंगे तो उसमें हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। इन वीडियोस के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो सैकड़ों टेक्निक्स हैं, वो सभी टेक्निक्स मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इन वीडियोस के अंदर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स विच कुड बी यूज्ड इन द एग्जाम्स। सो गाइज, आपने ध्यान से बात को सुनना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, किन टेक्निक्स को फॉलो करता हूं। कई बारी मेरे को, अब देखो, मैंने शुरुआत में ये कहा कि दो बातें आपको रिकॉल होनी चाहिए कि नंबर एक सब्जेक्ट कौन सा है, नंबर दो सेक्शन कौन सा है। सब्जेक्ट तो जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है वहां तक तो हम सभी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि ये क्वेश्चन किस एक्ट से बिलोंग करता है फिर तो देखो हमारी हालत बहुत चिंताजनक है। ठीक है, सब्जेक्ट को तो हम रिकॉल सभी कर लेंगे। ठीक है, अब मेन बात है सेक्शन रिकॉल करना आसान नहीं है। सेक्शन रिकॉल वही माइकल लाल कर पाएगा जिसके पास थोड़ा नॉलेज है। अच्छा, फिर मैं आपको इन वीडियो टेस्ट सीरीज में फर्दर जब आप और लेक्चर्स आपको मिलेंगे तो आप ये भी देखोगे कि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी हमारे को आइडिया है तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन के जरिए हम कैसे सही आंसर तक पहुंचते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल मुजाहिरा करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं ये सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, और सेक्शन नंबर है ये 44। क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 5 स्टेटमेंट्स एक साथ पढ़नी है। 5 स्टेटमेंट्स, ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स का सही इंटरप्रिटेशन आप एक ही समय कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में जो चल रहा है, आपको इसके साथ दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको? स्पीड। दूसरी बात क्या आपको ध्यान रखनी है? एक्यूरेसी। अगर आपकी स्पीड बेहतर है, ठीक है, एक्यूरेसी बेहतर है और स्पीड डाउन है, तो आप किसी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं होगा। अगर आपकी स्पीड हाई है और एक्यूरेसी भी हाई है, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस इन एग्जाम्स। तो वो कितना डेप्थ में एनालिसिस कर रहा हूं आपके लिए। तो और तीसरा हमारा जो ऑप्शन है कि हमारी स्पीड तो जबरदस्त है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। तो इन तीनों सिचुएशंस में से किस सिचुएशन आपको एग्जाम में जो पास करवाएगी वो है ये सेकंड सिचुएशन, कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम while doing interpretation of these 5 lines you need to maintain speed as well as accuracy. और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे आएगी? बाय प्रैक्टिस। यहां पे मैं रैंडम आपको क्वेश्चंस दूंगा, डिफरेंट एक्ट से दूंगा। इसका फायदा यह होगा कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी। रैंडमली आपके पास कोई वीडियो आ जाएगा मेरा और उसमें मैं एक अलग एक्ट का अलग प्रिंसिपल एक अलग तरीके से आपके सामने रखूंगा, और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये रिसेंट एग्जाम से आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ये भी मेरा आपको वायदा है।
कि जो रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 50252 इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो +91 आप ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे। वेयर अ प्रोमिजी releases one of the several joint promisors, then अब 4 स्टेटमेंट है, इसमें से सही क्या है? When a promisee releases one of the several joint promisors, ठीक है, several joint और several का मतलब मैं आपको बता देता हूं पहले कि what is the meaning of joint, what is the meaning of several एंड what is the meaning of joint and several। देखो 3 कंसेप्ट यूज किए गए हैं इस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में। इस दुनिया में बहुत सारी कलाकारियां होती हैं और जो हमारे जो लीगल प्रोफेशनल की कलाकारी है वो दुनिया में सबसे महंगी है। आपको पता है इस बात का क्या? यस, हमारी जो लीगल प्रोफेशनल्स की जो कलाकारी है वो सबसे महंगी है। ये आसान नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजों को कॉम्प्रीहेंड करके जब एक वकील कोर्ट में एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो कोई पर्सन नहीं होता, वो बुक नहीं होता, वो एक लाइब्रेरी नहीं होता। जानते हैं वो क्या होता है? वो होता है यूनिवर्सिटी। एक कामयाब वकील अपने आप में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर यूनिवर्सिटी ऑफ बैट्समैन है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिकेट है, ऐसे ही एक कामयाब वकील यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ होता है। तो लैंग्वेज का खिलाड़ी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस का खिलाड़ी होना चाहिए, शानदार वक्ता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, कलाकार होना चाहिए, बहुत चीजें चाहिए एक कामयाब वकील को एक पर्सन को कामयाब वकील बनने के लिए। तो इन वीडियोस के थ्रू मैं लैंग्वेज के, भाषा के और लीगल लैंग्वेज के जो ये जो मिक्सचर होता है, लैंग्वेज की जानकारी और लीगल लैंग्वेज की जानकारी, इसका जो ये मिक्सचर होता है जो आपको चाहिए होता है। अभी देखो अब आपको इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी जबरदस्त नॉलेज चाहिए यहाँ पे, ये बात को अगर आप अभी न्यूज़पेपर में रिसेंट टाइम में एक न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बारी हिंदी यूज की गई, यानी आज 2017 है ये। इसका मतलब हमारे जो एपेक्स कोर्ट्स हैं वहां पे हिंदी लैंग्वेज में बात काम नहीं होता, सभी सारा काम वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो वहां पर बेटा भाषा की कितनी बारीकियां भाषा की होती हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा टेस्ट सीरीज वीडियोस के थ्रू। तो सेवरल का ज्वाइंट का मतलब है इन कंबाइंड कैपेसिटी और सेवरल का मतलब है इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। एंड ज्वाइंट एंड सेवरल का यहां मीनिंग है, आप ध्यान से बात को सुनिएगा, ज्वाइंट एंड सेवरल का यहां पर क्या मीनिंग है? कंबाइंड एज वेल एज इंडिविजुअल, कंबाइंड एज वेल एज। अब इस नॉलेज के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो मक्खन के जैसे समझ में आएगा। कंबाइंड एज वेल एज इंडिविजुअल कैपेसिटी। आइए मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ी सी गहराई में लेके चलता हूं इसको। जैसे मान लीजिए ए बी सी कहीं पर ज्वाइंट प्रोमिसर्स हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। अब ये ज्वाइंट भी हैं और सेवरल भी हैं और इन्होंने सी को एक वायदा किया है, डी को एक वायदा किया है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम, डी को इनका क्या वायदा है? 15,000 रुपये पे करने हैं, किसको? डी को करने हैं।
किसको करने हैं? ए को, बी को और सी को मिलके करने हैं। डी को 15,000 पे करने हैं। अब ये प्रॉमिस ज्वाइंट भी है और सेवरल भी है। इसका मतलब ज्वाइंट एंड सेवरल का क्या मतलब है कि कंबाइंड ऑब्लिगेशन भी है, एंड इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन भी है। कंबाइंड ऑब्लिगेशन भी है और इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन भी है। ठीक है, यानी अगर तीनों देने में असमर्थ हैं तो डी तीनों से पैसे लेगा 15,000 रुपीज। डी कौन है? यहाँ प्रोमिजी है। डी कौन है? प्रोमिजी है। ठीक है, और ये कौन है? ये ज्वाइंट प्रोमिजर्स हैं। डी इन तीनों से, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, आपने डिटेल में सेक्शंस पढ़े होंगे सारे, इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग डी इन सबसे पैसे ले सकता है ज्वाइंट कैपेसिटी में, क्योंकि साथ में वर्ड ज्वाइंट एंड सेवरल लिखा है, इसीलिए डी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इनकी परफॉर्मेंस को एनफोर्स कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, आइए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं। अब वेयर अ प्रोमिजी रिलीजेस का मतलब मुक्त कर देना। ठीक है, किसी को किसी ऑब्लिगेशन से, किसी के ऑब्लिगेशन से मुक्त कर देना, रिलीजेस डिस्चार्ज कर देना। वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसर। ठीक है, मतलब डी ने क्या करा, इसमें ए को रिलीज कर दिया। डी ने कहा सुनना बेटा, डी ने कहा ए मैं तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं पैसे बी और सी से मांगूंगा, क्योंकि लॉ ने मेरे को ये अथॉरिटी दी है। आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे डिटेल में तो पता लग जाएगा। डी कहता है ए तू मुक्त है, तेरे से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं अपने सारे पैसे किससे मांगूंगा? बी और सी से। क्योंकि डी के पास कानून ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने राइट दिया था डी को कि वो बी से भी सारे पैसे ले सकता है, ए बी सी से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और सी से भी ले सकता है। मान लीजिए ए चंडीगढ़ में रहता है, बी दिल्ली में रहता है, सी चेन्नई में रहता है। अगर ये लाइन नहीं होती तो डी की लाइफ देखो कितनी मुश्किल थी, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉमिस था। जब डी ए के पास जाता है तो ए डी को कहता है भाई बी को भी लेके आ, सी को भी लेके आ। बी दिल्ली में है, सी चेन्नई में है। और इसी तरह से डी अगर बी के पास जाता है तो बी कहता है भाई ए को लेके आ, सी को लेके आ। तो कानून कहता है सुन, तेरे को धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कानून इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डी को कहता है सुन डी, तुझे धक्के खाने की जरूरत नहीं है, तू किसी एक का कॉलर पकड़ ले, मतलब लिटरली नहीं, मतलब वो मेरे बोलने का स्टाइल है, तू किसी एक के ऊपर लीगल एक्शन ले ले, तू किसी एक से अपने पैसे वसूल कर ले। और डी ने मान लो बी और सी से पैसे वसूल कर लिया और एक ए को छोड़ दिया, डी बी और सी से पैसे वसूल कर लिया। तो ये लीगल सिचुएशन जो बनेगी वो आपके क्वेश्चन का पहली लाइन है, वो आपकी क्वेश्चन की पहली लाइन। आप समझ गए कि क्या कितनी बारीक होता है कानून, कितना बारीक काम होता है ये। वेयर ए प्रोमिजी यानी डी रिलीजेस वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट प्रोमिसेस, यानी डी ने ए को रिलीज कर दिया। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, लोग तो तुक्के मार के आते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास हो जाते हैं, मेंस में आके उलझ जाते हैं। अरे प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो अक्कड़ वक्कड़ वंबे वो कराते हो, मेंस में तो बेटा नहीं पास हो पाओगे। मेंस में तो तभी पास हो पाओगे जब बारीकी से जानते हो बात को। तो क्या इसमें आंसर होगा? ठीक है, द सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द सेक्शन 44 इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। ठीक है, ये हेडिंग है सेक्शन की। बॉडी में क्या लिखा है? वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ ज्वाइंट प्रोमिस, टू और मोर, मैक्सिमम नहीं लिखा, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं, जितने मर्जी। ये भी क्वेश्चन था किसी एग्जाम में कि मैक्सिमम ज्वाइंट प्रोमिसर्स किसी कॉन्ट्रैक्ट में कितने हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, और लिमिट होना लॉजिकल भी नहीं है, लॉजिकल बात है लिमिट प्रोवाइड करना, यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है। वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड ज्वाइंट प्रोमिस, रिलीज ऑफ वन of such joint promisors by the promisee does not discharge the other joint promisor। अगर प्रोमिसी ने किसी ज्वाइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया है तो इससे बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर्स की लायबिलिटी खत्म नहीं होती है,
neither does it free the joint promisor so released from the responsibility of the other joint promisors or joint promisors। यानी कहने का मतलब ये है कि सेक्शन ये चाह रहा है आपसे, आइए क्वेश्चन में यूज करेंगे इस नॉलेज को। क्या एक ज्वाइंट प्रोमिजर को रिलीज कर दिया गया, एक ज्वाइंट प्रोमिजर को रिलीज कर दिया प्रोमिजी ने, क्या इसकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? क्या ज्वाइंट प्रोमिजर जो रिलीज किया गया उसकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी? तो पहला ऑप्शन है रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिजर्स आर आल्सो डिस्चार्ज्ड। अगर सेक्शन को माने तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा सी पॉइंट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ जस्टिस। भाई बीच में दखल हो गई है, एक ज्वाइंट प्रोमिजर को इसने रिलीज कर दिया है तो अब उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, ये बात भी गलत है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ये बात गलत है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल ऐसे नहीं होता है, जब फ्री कंसेंट नहीं होती तो वॉइडेबल होता है। अब वो फ्री कंसेंट कब नहीं होती ये आपको सीखने की जरूरत है। बाकी वो किसी भी केस में वॉइडेबल के कंसेप्ट को खींचने की कोशिश करे, मत खींचने देना, आपको पता है। तो डी पॉइंट भी नहीं होगा। बी पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिजर्स रिमेन लाइबल टू पे द एंटायर अमाउंट। दिस इज द राइट ऑप्शन। और आप इसको बी को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और ऐसे ज़्यादा वीडियो लेने के लिए, और भी वीडियो लेने के लिए, ये ला की सारी बारीकियाँ सीखने के लिए, डिटेल में ये क्लासेस लेने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।